चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और हम कहानी को लेके चलते हैं आगे। अब हम कुछ स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे, शॉर्ट स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन हम इनको डिस्कस करके फिर हम वापस मूव करेंगे अपने बड़े स्टैंडर्ड्स की तरफ, जिसके हम मार्क्स जो है कैरी करवा रहे होंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम अब जो कैरी करेंगे, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, डेट विल बी IAS 36, यानी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को जो है वो हम क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर हमारे लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इम्पेयरमेंट का चैप्टर हमारे लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर जब हम बात करेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। टेस्टिंग लेवल चूंकि इसका 1 है, लेकिन स्टिल स्टिल इसमें से सवाल आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और IS 38 के साथ, इंटेंजिबल्स के साथ मिक्स होके, 16 के साथ मिक्स होके ये आ सकता है। फाइनल अकाउंट में इसके चीज़ें जो हैं वो टेस्ट हो सकती हैं, तो उसमें आपने फिर जो है वो देखना है क्या है और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या हैं क्या नहीं हैं उसको हम देखते हैं, कैसे हम उसको लेके चलेंगे। अगर मैं बात करूँ ना इम्पेयरमेंट के लफ्जी मतलब की, जहाँ पे भी हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, इम्पेयरमेंट का लफ्जी मतलब जो है वो क्या होता है, खराबी। क्या होता है, खराबी। किसी भी चीज़ में खराबी आ जाए ना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इम्पेयरमेंट हो रही है। अब हमने देखना है कि एसेट्स में इम्पेयरमेंट होगी अगर, तो उसको हमने कैसे डील करना है, कैसे नहीं लेके चलना, वो हमने यहाँ पर उसको देखना है। देखें, आप एक एसेट खरीदते हैं, आप कहते हैं उसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। आप उस एसेट को 5 साल के ऊपर ही लेके चलते हैं। आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं कि ये तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है हमारी। बिकॉज़ जब आप उसको डेप्रिशिएट करते हैं, आप एवरी ईयर क्या करते हैं, आप हर साल एवरी ईयर आप क्या करते हैं, आप उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जो जिसका तरीक़ेकार होता है, आपके पास एसेट की जो भी कॉस्ट होती है, आप उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आप उसको लेस करवाते हैं। आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास एसेट्स की कैरिंग वैल्यू आ जाती है। तो आप इस तरह एसेट को लेके चल रहे होते हैं और आप एज्यूम करते हैं कि जो चीज़ें आपने लिख ली हैं, जो आप कर रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती कि आप एक एसेट को चला रहे हैं, आप एक एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यूरिंग इट्स यूज़ उस एसेट का एक्सीडेंट हो जाए? आप एक कार लेके आए हैं, आप एक कार चला रहे हैं, आपने कार की वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है, आप उसको हर साल डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब आप उस कार को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जो उस कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए? अब गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो कार की वैल्यू वही रहेगी जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है? क्या कार की वैल्यू वही रहेगी जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है? द आंसर इज नो। वैल्यू में चेंज आ जाएगा, वैल्यू में कमी आ जाएगी। ये वैल्यू में कमी जो आई है, ये कैसे आई है? प्लान्ड है? नहीं सर, ये प्लान्ड तो नहीं है। ये हमें क्या आई है, ये हमारी ऑल ऑफ सडन आई है। तो इस ऑल ऑफ सडन कमी का जो हमारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, हमने उसको देखना है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मशीन जो है वो चल रही है और आप उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। आपकी मशीन यूज़ करते करते इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट हुए हैं, और फ्लक्चुएट होने के बाद मशीन का जो आईसी है वो उड़ गया। अब आईसी ओरिजिनल था, उड़ गया, आपको नहीं मिला, आपने ला के लोकल सर्किट जो है वो इंस्टॉल कर लिया।
अब आपकी मशीन एक सॉर्ट ऑफ जल चुकी हुई थी, लेकिन आप उसको रिपेयर करके इस्तेमाल करने में लेके आए हैं। लेकिन अब बताएं, क्या इस जली हुई मशीन की क्या वैल्यू वही रहेगी जो जेन्युइन एक एक नंबर मशीन की होगी? द आंसर इज नो, वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो सर ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो कमी आ रही हैं, इनको हमने क्या करना है? इनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, क्या है, कैसे हैं, किस तरह से है, ये हमारा अकाउंटिंग इम्पैक्ट इसका क्या होगा, उसको हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा IS 36 स्टैंडर्ड जो है उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर इम्पेयरमेंट लॉसेस की कैलकुलेशंस क्या होगी, इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, सारा कुछ जो है वो हम लेके चलेंगे। अब इम्पेयरमेंट के ऊपर हम आने से पहले ना हम ज़रा कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक कंसेप्ट आप लोग PRC में जब होते हैं, आप उसके वहाँ पे उस ज़माने में भी पढ़ के आए होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके एसेट्स जो हैं वो कभी भी ओवर स्टेटेड नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा कहता है आपके एसेट्स जो हैं वो ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए। अब ओवर स्टेट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास है एक एसेट A1, उसकी कॉस्ट है 5 लाख, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है 2,60,000, उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो है 2,40,000। ये जो कैरिंग वैल्यू का मतलब है आपको यही है ना, कि आपके ख्याल से आपने अपने एसेट को अपनी बुक्स में 2,40,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आज इस एसेट की वर्थ जो है वो 2,40,000 ही है। मगर आप मीन्स आप इसको आज बेचेंगे या इससे फायदा उठाएंगे, तो वो आपको 2,40,000 का ही मिल रहा होगा। ऐसे ही है ना? इसका मतलब यही होगा। लेकिन 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 आप जाते हैं, आप जाके इसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं, या आप जाके इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको डिटरमिन करते हैं। मतलब आप पता करवाते हैं कि यार जो मेरा एसेट आज लिखा हुआ है 2,40 का, क्या मुझे 2,40 इसमें से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? आप रिकवरेबल अमाउंट पता करते हैं, और आपको पता है कि आपकी भाई ये जो एसेट है मेरे पास, इसकी रिकवरेबल अमाउंट तो है ही 1,80। कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट तो है ही 1,80। अब यहाँ पे क्या हुआ? एसेट आपने लिखा है 2,40,000 का, लेकिन आपको तो इससे रिकवर ही होना है 1,80,000। तो क्या इस तरह से आपके एसेट्स जो हैं वो ओवरस्टेट नहीं हो गए? बताएं जरा। अगर आपने ये काम किया है, तो क्या आपके एसेट्स जो हैं वो ओवरस्टेट नहीं हो गए? आपके एसेट ओवरस्टेट हो गए हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है आपके एसेट्स कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम इस कंसेप्ट पे आएंगे, हमारे एसेट्स ओवरस्टेट हो रहे होंगे, तो हम इस ओवरस्टेटमेंट के रीज़न देखेंगे कि भाई क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, हम उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड आएगा जो जिसका नाम होता है IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ये स्टैंडर्ड कहेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टैंडर्ड कहेगा भाई मेरा हुक्म है कि हुक्म ये है कि एसेट्स जितने भी हैं उनको हमने रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना है। ये क्या कह देगा? मेरा हुक्म है कि एसेट्स जो हैं वो किस पे रिकॉर्ड करने हैं? रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, हमने कहा सर आप माई बाप है, आप चूंकि स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड ने जो कह दिया वो बात जो है वो पत्थर पे लकीर हो गई है। तो वो एसेट जो 2,40 का था,
हम उसको उठा के कितने के ऊपर ले जाएंगे, 180 का ले जाएंगे। अब मुझे सोच के बताओ, 240 की चीज थी, उसको उठा के हम अगर 1,80,000 का ले गए हैं, तो वैल्यू में कमी हुई है कि वैल्यू ज्यादा हुई है, बताएं। वैल्यू में कमी हुई है कि ज्यादा हुई है? तो ये जो वैल्यू में कमी हुई है, कितने से कमी हुई है? 60,000 से। तो ये 60,000 से वैल्यू में कमी हुई है, इसको हम क्या कह देंगे? ये हमारा लॉस है। इसे हम क्या कह देंगे? ये हमारा लॉस है। और बेसिकली ये कौन सा लॉस कहलाएगा? हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कहला रहा होगा। तो ये चीज हमने क्या करनी है इस चैप्टर में, सारी की सारी कैलकुलेट करना सीखनी है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये प्रूडेंस कंसेप्ट, कि एसेट्स कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, उसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। तो इसके लिए IS 36 आएगा। IS 36 इंश्योर करेगा कि एसेट्स हमारे हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर जो है वही रिकॉर्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे कुछ की डेफिनेशंस आती हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या हैं और क्या नहीं हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, उसे हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू। क्या कहेंगे हम उसको? कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू भी कह रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो आपके पास वैल्यू आती है, इसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। के भाई मेरी किताबों में आज एसेट जो है वो इतने का है, इसको हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू। मेरे ख्याल से ये तो अब सबको क्लियर होगा कि कैरिंग वैल्यू क्या है और क्या नहीं है। ऐसा ही है। मतलब PRC में भी आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में कैरिंग वैल्यू जो है पढ़ के आते हैं। इसमें तो कोई किसी किस्म का इशू, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वो तो नहीं होगी। आप कैरिंग वैल्यू के बारे में तो आप सारे जो है माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज सेट टू बी द कैरिंग वैल्यू। मतलब हमारा एसेट हमारी बुक्स में इतने का है, हमने यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर दिया, लिख दिया। हमारा एसेट इतने का है, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब सेकंड है जो हम यहाँ पे देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट। क्या देखेंगे? रिकवरेबल अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, आपको ये लफ्ज, ये वर्ड पढ़ के आपकी समझ में क्या आता है कि रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब होगा? जस्ट बाय रीडिंग दैट वर्ड, आपकी अमाउंट में, आपके माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? क्या रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमें कितने पैसे मिलेंगे इस एसेट से? क्या मैं कह सकता हूँ, अगर उर्दू तर्जुमे करूं, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमें कितने पैसे, कितनी अमाउंट जो है वो रिकवर होगी इस एसेट से, या कितने पैसे का बेनिफिट मिलेगा इस एसेट से? क्या इसको हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं कह सकते? ऐसे ही कह सकते हैं ना? तो जहाँ पे हम रिकवरेबल अमाउंट की बात करेंगे ना, तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब तो यही है कि भाई हमें कितनी अमाउंट, कितना पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे हम जो रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं, इसमें हम दो चीज़ें कंपेयर करेंगे। हम रिकवरेबल अमाउंट लेंगे हमेशा हायर ऑफ, क्या लेंगे, हमेशा हायर ऑफ लेंगे। दो चीज़ें, एक है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, कि आज एसेट कितने का होगा अगर मैं बेचने जाऊं। इसमें से लेस करवाएंगे कॉस्ट टू डिस्पोज, कि अगर मैं आज इस एसेट को बेचने जाऊं, एसेट कितने का बिक जाएगा और बेचने पे कितना खर्चा आएगा, अगर मैं इसको लेस करवाऊं तो ये मेरे पास आएगी इसकी नेट फेयर वैल्यू। इसके लिए आप एक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनआरवी, लेकिन एनआरवी का वर्ड हम इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी नेट वैल्यू है, कि आपके पास जो आज एसेट है, अगर आप उस एसेट को जाके आज मार्केट में बेचें तो इस कीमत का बिकेगा, इसमें से बेचने के लिए ये हमारा खर्चा होगा, अगर हम उसको लेस करवाएं तो ये नेट वैल्यू आ रही है कि ये वैल्यू है। इसको हम कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, कि अगर जो एसेट जिसकी मैं इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने लगा हूं, अगर मैं इसको सेल ना करूं, जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है, जितना मेरे पास एसेट बचा है, अगर मैं उसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर यूज कर लूं, तो उसको रिमेनिंग लाइफ पे यूज करने की वजह से जो मुझे बेनिफिट्स हासिल होंगे, जो मुझे कैश फ्लो मिलेगा, जो मुझे पैसा आएगा, इसको हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू इन यूज। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से हायर होगी उसको हम कह देंगे कि ये हमारी क्या है, एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने बेसिकली करना है कैश, हमने कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट जो हमने अपनी बुक्स में लिखी हुई हैं, उसको हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। उसको हमने किससे कंपेयर करना है, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। जब हम रिकवरेबल अमाउंट की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें जो हैं वो हम देखेंगे, क्या, एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा है वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब है कि आज वो एसेट जो मैंने बुक्स में लिखा हुआ है, अगर मैं जाके उसको बेचूं तो मार्केट में कितने का बिक जाएगा, ये उसकी फेयर वैल्यू है, और बेचने पे खर्चा कितना होगा, ये है उसकी कॉस्ट टू सेल। तो नेट वैल्यू और कंपेयर करूंगा वैल्यू इन यूज से, कि अगर मैं इस एसेट को नहीं बेचता, इसकी जो भी रिमेनिंग लाइफ रह गई है, अगर मैं उसके ऊपर इसको इस्तेमाल करता हूं तो कितना पैसा मुझे मिलेगा, कितना कैश फ्लो मुझे जनरेट होगा, मैं उससे इसे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। जो हायर अमाउंट होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, रिकवरेबल अमाउंट कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना फेयर वैल्यू की, मैं आपको अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताता हूँ, व्हाट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू। आप आसान अल्फाज में याद रख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर आप पे कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब आपने अपना कोई कर्जा वगैरह देना है, और उस कर्जे को चुकाने के लिए अगर आप अपना ये एसेट दें, कि एसेट जिस वैल्यू के ऊपर सेटल होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी फेयर वैल्यू कहला रही हो। तो इन शॉर्ट, जो मार्केट वैल्यू है वही क्या होगी, आपकी फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन जरा इसको एक दफा रीड आउट कर लें यहाँ पे, इसको रीड कर लें, इसको रीड कर लें, जरा रीड करें, आगे चलते हैं।
चलें जी, आगे चलते हैं। तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है, कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज जो इसमें से हायर होगी वो मेरी क्या कंसिडर होगी, रिकवरेबल कंसिडर हो रही होगी। फेयर वैल्यू क्या होती है, अभी जो मार्केट में हमें प्राइस मिलेगी अगर हम अपनी कोई लाइबिलिटी को सेटल करने जाएंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होगी। फिर वैल्यू न्यूज बताया था आपको कि भाई अगर हम एसेट को इस्तेमाल करेंगे, एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से जो हमें उसका कैश फ्लो आएगा वो वैल्यू न्यूज है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस अभी मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझाया था कि यार ये इम्पेयरमेंट लॉस आपका कंसिडर होगा। इधर की एग्जांपल ये, दैट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। क्या था कि आपकी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा थी। क्या थी, आपकी कैरिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, रिकवरेबल अमाउंट कम थी। आपने एसेट को रिकॉर्ड किया था 2,40,000 का, लेकिन उस एसेट से आपको बचना ही 1,80 था। तो 2,40 की चीज़ से बचना ही आपको 1,80 था। तो जब आप इसको उठा के यहाँ पर लेके आए, तो जो ये वैल्यू में कमी आई है, दैट इज सेड टू बी द इम्पेयरमेंट लॉस। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस कह रहे होते हैं। और कॉस्ट टू डिस्पोजल क्या होता है, बेसिकली जब आप एसेट बेचेंगे उसके ऊपर जो आपको खर्चा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट टू डिस्पोजल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल है कि एक एसेट है हमारा, उसकी कैरिंग अमाउंट जो है 5,30,000 है। अब ये वर्ड क्या लिखा है, कैरिंग अमाउंट, मतलब ये हमें बुक वैल्यू की बात बता रहा है। तो कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, 5,30,000 है। उसकी वैल्यू इन यूज़ 5 लाख है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 4,70,000 है। हमें रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करनी है। देखिए रिकवरेबल अमाउंट में मैंने आपको अभी बताया था, हमने लेनी है वैल्यू इन यूज़। तो उसने हमें बता दिया कि उसकी वैल्यू इन यूज़ कितनी है, 5 लाख है, हमने यहाँ पर लिख लिया। उसने दूसरा हमें कहा था कि हमने लेनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसने हमें यहाँ पे बताया कि इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो 4,70,000 है। वो कितनी है, 4,70,000 है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से हायर क्या है, 5 लाख है। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी कंसिडर होगी, 5 लाख कंसिडर हो रही होगी। इज इट क्लियर। अब देखें, आपकी कैरिंग वैल्यू जो है 5,30 है, रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है। तो कितने का लॉस हुआ हमें, 30,000 का हमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। इज दैट क्लियर। ये एग्जाम्पल पढ़ें, एक मिनट में आया।
जी जनाब, एग्जाम्पल क्लियर है कि एसेट कैरिंग वैल्यू है 490, लिख लेते हैं। उसकी अगर हम रिकवरेबल अमाउंट में आए तो वैल्यू इन यूज कितनी है? 5 लाख है। फेयर वैल्यू लेस वो कितनी है? 470, तो हायर लेंगे। रिकवरेबल अमाउंट है 5 लाख, कैरिंग वैल्यू कितनी है? 490। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, बल्कि पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। हमने कम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो हम चार्ज नहीं कर रहे होंगे। सबको क्लियर है ये? अब आते हैं ज़रा हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पेयरमेंट के ऊपर। ये जो हमारा स्टैंडर्ड है IS 36, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? भाई IS 36 का एक ही मकसद है कि जो भी एसेट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल एडवांटेज ऑफ दैट IAS 36। क्या? कि एक एसेट जिसमें से हमें बचना ही 1 लाख रुपया है, और आप उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर 1.5 लाख रुपए का लिख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एसेट्स मस्ट बी रिपोर्टेड एट देयर रिकवरेबल अमाउंट। इस स्टैंडर्ड का सिर्फ एक ये मकासद है। उसके बाद स्कोप। स्कोप का मतलब है दायरे कार। हमारे सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से IAS 36 का स्कोप जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें से MCQs, आपको इसमें से शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये सारा कुछ जो है वो क्या होगा, मिल रहा होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका स्कोप आपके लिए। अब सवाल ये है, क्या ये IAS 36 ये स्टैंडर्ड हम सब एसेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे? सवाल है कि IAS 36 हम सब एसेट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज एसेट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। एसेट्स हमारे पास करंट एसेट्स भी हैं, एसेट्स हमारे पास नॉन करंट एसेट्स भी हैं, एसेट्स जो हैं वो हमारे पास इंटेंजिबल्स भी हैं, एसेट्स जो हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स भी हैं। आप एडवांसेस देते हैं, ये भी आपके एसेट हैं। आप लीज पे लेते हैं, ये भी आपके एसेट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये सब एसेट्स के ऊपर हम ये स्टैंडर्ड अप्लाएंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। जैसे किन किन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा? जैसे जो आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, मतलब जो आपकी अपनी गुडविल है, उसके ऊपर आप ये नहीं अप्लाई कर सकते। आप PRC में इन्वेंट्री पढ़ के आते हैं IAS 2 में आपने खुद देखा होता है कि NRV और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। IAS 2 की इन्वेंट्री के ऊपर IAS 36 अप्लाई नहीं हो सकता। आगे जाके हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की, IAS 40 की। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने रिकॉर्ड की है फेयर वैल्यू के ऊपर, हम उसके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेंगे। तो किन के ऊपर अप्लाई होगा? बेसिकली जो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हमारी IAS 40 में इस्तेमाल हो रही है, हम उस पर अप्लाई कर रहे होंगे। जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, हम उनके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। जो हमारी होगी, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, बोरिंग कॉस्ट जब हम अप्लाई करेंगे, तो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, हम इनको चार्ज कर रहे होंगे। क्लियर? तो हमारे जो सिलेबस में IAS 16 है, वहाँ अप्लाई करेंगे, 40 पे करेंगे, 38 पे करेंगे। ये जो लीज एसेट्स होंगे हम उसके ऊपर भी इसको नहीं करेंगे।
उसके अलावा जो हमारे पास यू कैन से डैट कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट्स होंगे IFRS 15 पे, उसके ऊपर भी हम इसको नहीं लेकर चल रहे होंगे। ये एक दफ़ा पढ़ लें जल्दी से, शाबाश, इसको रीड कर लें, इसको रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मैं क्लियर है ये। अच्छा जी, अब फिर आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जी, हमने बात की कि ये अप्लाई होंगे जो हमारे IAS 16 में प्रॉपर्टीज आएंगी, उसके ऊपर हम इसे अप्लाई कर रहे होंगे। हमने ये सारी डिस्कशंस जो हैं अभी की हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने इसको लाजमी रिकॉर्ड करना है। जो हमारे एसेट्स हैं ना, बेसिकली IAS 16 के मुताबिक जो हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, हमें पता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के दो मॉडल्स हैं। एक होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कॉस्ट मॉडल, और दूसरा होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या? कॉस्ट मॉडल, दूसरा क्या होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हमने एसेट को, उसकी जो भी कॉस्ट होगी, हमने हमेशा उसकी कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट की बात करें तो आपने जो कॉस्ट ली है वो आ जाएगी, इसमें से आप लेस करवाएंगे, उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आप वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी?
आपके पास उसकी बुक वैल्यू जो है, नेट बुक वैल्यू या जो कि उसकी कैरिंग वैल्यू होगी, वो आ रही होगी। अगर आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे है ना, तो फिर जब आप कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट में, जब आप इसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट पे, और रिकवरेबल अमाउंट में जब आप लेंगे आपकी जो फेयर वैल्यू आएगी, तो वो फेयर वैल्यू जो भी होगी आप पकड़ लेंगे, उसमें से जो भी आपकी कॉस्ट टू डिस्पोजल होगी, बेचने का खर्चा, आप वो लेस करवाएंगे। आप कंपेयर कर लेंगे कि यार ये इम्पेयरमेंट है या नहीं। तो ये तो अभी हमने वही बात की है जो अभी हम डिस्कस आउट कर रहे थे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है। ये तो आप सबको क्लियर है ना? ये आप सबको क्लियर है? अब जरा मैं आता हूँ रीवैल्यूएशन मॉडल पे। रीवैल्यूएशन मॉडल को जरा समझिएगा क्या है, आप इससे थोड़ा सा आशना भी होंगे। रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है कि IAS 16 के मुताबिक आपने अपने एसेट्स को किसके ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है? फेयर वैल्यू। किसके ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है? फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो बेसिकली हम अपने एसेट को लिखते हैं उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर, कि ये है एसेट की फेयर वैल्यू। इसमें से हम उसकी लेस करवाते हैं जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हम वो इसमें से लेस करवाते हैं। तो मेरे पास उसकी क्या आती है? मेरे पास उसकी कैरिंग वैल्यू आती है। मेरे पास क्या आती है? उसकी कैरिंग वैल्यू आती है। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे हमने कॉस्ट लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखी होती है? फेयर वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, मसला है जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। जब हम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे, एक तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इन यूज़। क्या आ जाएगी? वैल्यू इन यूज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू इन यूज़ आ जाएगी। दूसरा हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जो हायर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। अब मैं आपको एक चीज जो समझाने लगा हूं वो देखिएगा। सर जब हमने रीवैल्यूएशन मॉडल में अपने एसेट को रिकॉर्ड ही रीवैल्यूड अमाउंट पे किया, फेयर वैल्यू पे किया, तो जब हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो सर ये वाली और ये वाली फेयर वैल्यू क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब हमने अगर ये सीन है तो हमने फैसला करना है इसका, कॉस्ट टू सेल का। अब ये कॉस्ट टू सेल जो है अगर आपकी नेग्लिजिबल है, अगर ये आपकी कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ी है, एसेट की फेयर वैल्यू है 2 करोड़ की, बेचने में खर्चा आ रहा है 10,000, अगर नेग्लिजिबल है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब है कि जो ये फेयर वैल्यू होगी आप इसको ही क्या करेंगे? वैल्यू इन यूज से कंपेयर करेंगे। और अगर ये नेग्लिजिबल नहीं है, अगर ये सिग्निफिकेंट है, अगर ये नेग्लिजिबल नहीं है बल्कि क्या है, अगर ये सिग्निफिकेंट है, फिर हम इसमें से क्या करवाएंगे? हम इसको लेस जो है वो करवा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये अगर मैं इसको समराइज करता हूँ, एसेट हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, हम उसको रिकॉर्ड ही किसके ऊपर करते हैं? फेयर वैल्यू के ऊपर हमने रिकॉर्ड किया होता है। लेकिन लेकिन जब हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट में जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आएगी,
अगर कॉस्ट टू सेल हमारी बहुत नेग्लिजिबल है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, अगर वो नेग्लिजिबल नहीं है तो हम उसे फिर क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। अगर आपको ये क्लियर है, फिर मैं आपको इसकी ना एक दो एग्जांपल्स करवाता हूँ, उस एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को जो है वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या है और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होंगे। इसको जल्दी से नोट कर लें, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, मेक योर ओन नोट्स। पीपी के लिए ये पूरी स्क्रीन जो है इसको जल्दी से नोट करें, शाबाश। जी भाई, क्लियर। अब इसको ना मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व कराता हूँ, ये सारे कंसेप्ट को देखें जी। कहता है जी, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इंडिपेंडेंट सिनेरियोज रिलेटिंग टू द रीवैल्यूड एसेट्स, के आपने अपने एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट पे क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है। कहता जी, कैरिंग अमाउंट है डेट इज फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू के बराबर ही है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल है, वैल्यू इन यूज जो है 6 लाख है। हमने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है। अब देखिएगा जरा इसको,
मैं पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, हमें चाहिए सबसे पहले कैरिंग वैल्यू। उसने हमें बताई है कि हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपया है। ये हमने यहाँ पर लिख ली। इसको हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट में मुझे पता है दो चीज़ें आएंगी। एक आएगी वैल्यू इन यूज़। सर, वैल्यू इन यूज़ जो है वो कितनी है हमारी, 6 लाख रुपया है। हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू में कॉस्ट टू सेल तो है ही नहीं, निग्लिजिबल है। तो हमारी फेयर वैल्यू ही यहाँ पे आ जाएगी 5 लाख। इसमें से हायर हमारा 6 लाख है, तो रिकवरेबल अमाउंट बनेगी 6 लाख। अब कैरिंग अमाउंट 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख, तो इसके ऊपर हम कह देंगे नो इम्पेयरमेंट। कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं होगी सिनेरियो नंबर ए में। अब हम आते हैं सिनेरियो नंबर बी में। सिनेरियो नंबर बी में अगर हम देखें तो हमारी कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 5 लाख रुपया। ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में हमने देखनी है वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ उसने हमें गिवन की है 4,80,000। अब चूंकि उसने कहा था कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर ही है, हमने यहाँ पे लिख ली फेयर वैल्यू कितनी बनती है, 5 लाख, बिकॉज कॉस्ट टू डिस्पोजल है ही नहीं। तो लोअर लेंगे, हायर लेंगे। हायर कितना बनता है, 5 लाख ही बनता है। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो नहीं चार्ज होगी। अब आते हैं हम थर्ड स्नैरियो के ऊपर। अगर हम बात करें थर्ड स्नैरियो की, तो थर्ड स्नैरियो में अगर हम देखें, हमारी जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख रुपया है। अगर हम रिकवरेबल अमाउंट्स में आते हैं तो हमारी वैल्यू इन यूज उसने गिवन की है 1 लाख रुपया। और हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो हमारी कितनी है, वो हमारी है 5 लाख रुपया। तो इसमें से क्या होगी, एक 5 लाख हायर ही होगी। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं हो रही होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर, जब भी सारी हमने बात की है। अब मैं ज़रा इस पे देखता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट टू डिस्पोजल है वो हमारी सिग्निफिकेंट है, वो हमारी सिग्निफिकेंट है। अब इसमें हम देखते हैं सिनेरियो नंबर ए। हमारे पास है कैरिंग वैल्यू, वो इसने हमें गिवन की है 5 लाख रुपए की, हमने लिख ली। अब हम यहाँ पे लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में हम सबसे पहले लेंगे वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ है कितनी सर इसकी, 6 लाख रुपया। हमने ये लिख ली। सेकंड पे हम लेंगे फेयर वैल्यू, वो कितनी है, 5 लाख। लेस हम लेंगे कॉस्ट टू सेल, वो कितनी है, 50,000। ये कितनी आ जाएगी, 4.5 लाख। हायर लेंगे, हायर हमारे पास 6 लाख ही बनती है, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास 6 लाख हो जाएगी। तो ये 5 लाख का है, तो इसके लिए कोई इम्पेयरमेंट जो है वो हम चार्ज नहीं करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, हम यहाँ पे देखते हैं इस सिनेरियो में। देखें जी, हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू है वो है हमारे पास 5 लाख रुपया। और रिकवरेबल अमाउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है वैल्यू इन यूज़ 4,80,000। और हम लें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू 50,000, 5 लाख। कॉस्ट टू सेल कितनी है, 50,000। वो आ जाएगी 4,50,000। हायर लेंगे, हायर कितना है हमारे पास, 4,80,000 है। तो भाई 5 लाख कैरिंग वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट 480 है। हमारा कितना लॉस हो जाएगा, 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हमें यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर मैं थर्ड स्नैरियो पे आऊँ, थर्ड स्नैरियो पे मेरी कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी है,
वो है 5 लाख रुपया। और मैंने इसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट में हम सबसे पहले ले लेंगे इसकी वैल्यू इन यूज़। सर वैल्यू इन यूज़ जो है वो इसकी है 1 लाख रुपया, हमने यहाँ पे लिख ली। नंबर 2 पे हम लेंगे फेयर वैल्यू, वो है इसके पास कितनी, 5 लाख रुपया। इसमें से हम लेंगे कॉस्ट टू सेल, वो है हमारी कितनी, 50,000 रुपया। 5 लाख में से 50,000 हम लेस करवाएंगे, कितनी आ जाएगी, 450। तो रिकवरेबल अमाउंट हायर लेंगे, हायर हमारे पास 450 आती है। तो 5 लाख कैरिंग वैल्यू 4.5 ये लेस किया, तो मेरे पास कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, 50,000 का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इसमें बन रहा होगा। हाँ भाई, अब क्लियर है ये कि अगर हमारी कॉस्ट टू डिस्पोजल नेग्लिजिबल है, हमने उसको इग्नोर करना है। अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो हमने उसे क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे सारी ये बात बताई थी, ये जो सारा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यही हमने बात की थी कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल नेग्लिजिबल है इग्नोर करें, अगर सिग्निफिकेंट है इसको इनकॉर्पोरेट करें। बट ये किसके लिए था, रीवैल्यूड एसेट के लिए, जो हमने IAS 16 में रिकॉर्ड किए होते हैं। हाँ भाई, अब समझ आई दोनों एग्जाम्पल से। कोई सवाल है किसी का, पूछने फिर मैं आगे चलूँ। वैल्यू न्यूज़ निकालेंगे, अभी सीखेंगे आगे जाके। चलें आगे। तो सर ये सारा कुछ है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर मैं इसको आके फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करूँ, तो इम्पेयरमेंट क्या है बेसिकली, कि हमने कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट जो है उसको कंपेयर करना है इससे रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट में हम क्या लेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या वैल्यू इन यूज विच एवरेज हायर, वो हमारी क्या कंसिडर होगी, रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर हो रही है। ठीक है जी। तो हम इसको आज यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, स्टेजेस ऑफ इम्पेयरमेंट और इसको देखेंगे। उसके बाद अगर कल टाइम मिला तो हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डिस्कस करेंगे, या फिर हम कल इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम शुरू कर लेंगे। आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी, किसी बच्चे को कोई मुश्किल नहीं लगी होगी। तो कल और परसों परसों तक हमारा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। मैंने बहुत डिटेल में करवाया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। कल देखेंगे कि वैल्यू इन यूज़ है क्या क्या नहीं है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होनी है। रिवर्सल वाले सवाल जो हैं कल हम उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।